जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। सुनाइए क्या चल रहा है? कैसे मिज़ाज हैं आप लोगों के? जी, वालेकुम सलाम। बताएँ जी कल आप लोगों ने क्या कुछ किया? और कल जो हमने चीज़ें देखी थी, आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया? बहुत सारे बच्चों ने क्लासरूम के अंदर स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए हुए थे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप बता दें कि कल के दिन में आप लोगों ने क्या कुछ किया है? सारे लोग बताएँ जी, जो लोग ऑनलाइन हैं, सुन रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बता दें कि कल कितने लोगों ने प्रपोज़ल सेंड किया है फाइवर के ऊपर? बहुत सारे बच्चों का इश्यू आ रहा होगा कि उनको प्रोजेक्ट्स शो ही नहीं हो रहे होंगे। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी जो गिग है, वो नंबर ऑफ गिग्स आपने वो इंक्रीज़ करनी है। दूसरा आपने अ, अपनी जो प्रोफ़ाइल है, उसको आपने इम्प्रूव करना है, गिग्स को आपने इम्प्रूव करना है, आप कीवर्ड्स जो हैं, वो आप चेंज करते रहो, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्ट में सबको ये इश्यू फेस करना पड़ेगा कि उनको बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं होंगी, सबको, ठीक है? हर बैच के अंदर हर बच्चे को ये इश्यू फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने वो परेशान नहीं होना। हाँ, आपने अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव करना है जी, आपने गिग्स को इम्प्रूव करना है, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा जी, आपको सेम वही इश्यू है, बच्चों को बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। तो आप लोगों ने जो आप अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, आपने वो करनी है। कि इमेज, टाइटल, कीवर्ड्स ख़ास तौर पे कीवर्ड्स पे आप फ़ोकस कीजिएगा। गिग के जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है? वो आपके रेलेवेंट होने चाहिए। रेलेवेंट होंगे तो अ, फिर आपके वो इम्प्रेशंस, आपके वो क्लिक्स वो भी आएँगे। अच्छा जी, और क्या कुछ किया आप लोगों ने? बताएँ? बाकी लोग भी बताएँ यार कि उन्होंने टेबल का टैग यूज़ किया, ठीक हो गया जी। आज हमने देखना है कुछ और चंद एक चीज़ें लाइक आज हम रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ का क्या कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल के अंदर, हम वो देखेंगे। आज हमने सीएसएस को भी देखना है, ठीक है? सीएसएस की टाइप्स देखेंगे और सीएसएस के सेलेक्टर्स देखेंगे, ठीक है? तो आज अगेन ये बहुत सारी चीज़ें हम बेसिक्स जो हैं वो आप देखेंगे। तो मैं जो लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। नोमान यहाँ से आप कर लो।
यहाँ से आप जॉइन कर सकते हो स्ट्रीम यार्ड लिंक के थ्रू। अच्छा जी, कल सर ब्रैकेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एक्सटेंशन भी ऐड की, कोड लिखा, प्रैक्टिस की, इमेज ऐड करके देखी है, हेडिंग ठीक हो गए। चलें जी, बाकी लोग भी बता दें कितने लोगों ने कल प्रपोजल सेंड किया है किसी न किसी बायर को। आपने बार बार अपने प्रोफाइल को देखते भी रहना है। मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो और मोबाइल के थ्रू आप लोग बार बार अपनी प्रोफाइल को देखते भी रहो। प्रोफाइल को देखने से मुराद प्रोफाइल ओपन करके आप बाय रिक्वेस्ट में जाके देखते रहो कि कोई प्रोजेक्ट नहीं शो हो रहा। अगर कोई प्रोजेक्ट शो हो रहा हो तो फ़ौरन आप उसमें प्रपोजल सेंड करो। ठीक है, तो ये काम आपने करना है, एक्टिव रहना है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल बाज़ार में शॉप ओपन कर लो, बना लो, ओपन ना करो। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो जी कि आपके पास कस्टमर्स आएँगे, आपकी बिक्री होगी, वो कभी भी नहीं होगी, कभी भी कस्टमर्स नहीं आएँगे। कस्टमर्स ऑब्वियसली जो शॉप्स ओपन होगी, उनमें ही आएँगे। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा अपनी अपनी शॉप को आप सजा के रखोगे, सेट-वेट करके रखोगे, तो कस्टमर्स जो हैं वो आपके पास ही आएँगे। ठीक है? तो इसीलिए आपने अपनी प्रोफ़ाइल को भी इम्प्रूव करते रहना है साथ-साथ में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बाय रिक्वेस्ट भी शो होना शुरू हो जाएँगी, फिर उसके बाद क्लाइंट्स भी आपसे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इट विल टेक टाइम। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है हमने उसमें देखना है अ, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें एचटीएमएल के अंदर, उसके अलावा हमने सीएसएस को देखना है। ठीक है? तो कितने लोग जॉइन कर लिए जी? 22 लोगों ने। चलें 2-3 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है आपके प्रपोज़ल्स के अंदर, ठीक है? आप जिन लोगों ने क्लासरूम के अंदर स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए थे, उनमें जो कॉमन मिस्टेक थी, वो ये थी कि कुछ बच्चों ने अगेन जो स्टार्टिंग उनकी लाइन्स हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं हैं। ठीक है? स्टार्टिंग जो लाइन्स हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं हैं, लाइक यहाँ पे 1-2 प्रपोज़ल ओपन करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये है, ठीक है? इसमें अगर चलें आपको ये शायद नज़र ना आ रहा हो, तो इसमें इन्होंने जो प्रपोज़ल लिखा है उसमें इन्होंने अ, स्टार्टिंग जो उनकी लाइन्स हैं इन्होंने लिखा है, हाय दिस इज़ अरूसा, आई जस्ट सॉ दैट you want an audit of your website code. I can do this for you within few hours as I am a WordPress developer within 3 years of experience in fixing bugs. You will get unlimited backups, great support, updates, security scans and रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, ये सारी जो टर्म्स हैं अगेन ये इन्होंने ट्राई बहुत अच्छी की है। सारी टर्म्स ये जो सारे काम हैं ये इसी सर्विस से ही रेलिवेंट हैं जो ऊपर क्लाइंट ने बायर ने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी बिल्कुल उसी तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बड़ी जनरल टर्म है, इसका ये वजह ये भी हो सकती है कि शायद आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आपने बी स्पेसिफिक रहना है, ये आप नोट कर लो। प्रपोजल राइटिंग में आपने बी स्पेसिफिक रहना है। आप लोग जितनी ज़्यादा आप स्पेसिफिक होंगे जितना रेलिवेंट कंटेंट लिखोगे आप लोग, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्लाइंट जो है वो आपके कंटेंट को रीड करने में इंटरेस्ट रखेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो अच्छा जी, इनको शो नहीं हो रहे ऑप्शन। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर लें, एक और चीज़ प्रपोज़ल राइटिंग के अंदर आप लोगों का जो प्रपोज़ल है, उसमें आपने सॉल्यूशन तो देना है क्लाइंट की प्रॉब्लम का, आपने उसमें डिफ़ाइन भी कर देना है कि आप काम किस तरह करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह बात हो रही थी ऊपर यहाँ पर वेबसाइट ऑडिट की, वेबसाइट ऑडिट करने का मतलब ये है जिस तरह ऑडिट वैसे होता है किसी भी अदारे का,
तो वेबसाइट ऑडिट करने का मतलब ये है कि चेक किया जाए, एनालाइज़ किया जाए वेबसाइट को कि इसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है, बग्स तो नहीं है, ठीक है? तो उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, इस तरह की पोस्ट के लिए आप इसका सॉल्यूशन बताते, ठीक है? कि आप किस तरह चेक करोगे, ठीक है? वो टूल्स बताते जिनके थ्रू आप वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शॉपिफ़ाई स्टोर ऑप्टिमाइज़ेशन का प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप बताते अपने प्रपोज़ल में कि आप ऑप्टिमाइज़ेशन किस तरह करते, ठीक है? आप वो सॉल्यूशंस बताते, वो मेथड्स बताते, बजाय इसके कि जनरली आप बात करते। आप का जो प्रपोज़ल है, उसमें आप वो सारे तरीके डिफ़ाइन कर देते कि भाई ये काम मैं इस तरीके से करूँगा, ये काम आपने लाज़मी करना है, ठीक है? और एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, जब क्लाइंट आपसे कन्वर्सेशन में होता है, ये चीज़ नोट कर लें, ये हमने अपने बड़ों से सुनी है, इसको इम्प्लीमेंट किया है, यकीन मानो 400% इसका रिज़ल्ट मिला है। 200% नहीं, 300% नहीं, ठीक है? इसके आपको भी रिज़ल्ट्स मिलेंगे, वो क्या है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लाइंट आपसे इनबॉक्स में आता है, कहता है जी कि मुझे शॉपिफ़ाई का स्टोर चाहिए, मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, ठीक है? उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको कहो जी कि ठीक है, वर्बली बताओ कि जी मैं आपकी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर लूँगा या कर लूँगी, और वर्बली आप बताओ कि येस आई हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन डू दिस, वर्बली सर, बजाय इसके कि वर्बली बात करने के आप क्या करो, आप उससे टाइम लो, ठीक है? आप उसको कुछ ना कुछ करके दिखाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आता है, उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैंने वेबसाइट बनवानी तो है, लेकिन उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, या कोई ब्लॉग बनवाना है या ई-कॉमर्स स्टोर बनवाना है, ठीक है? तो उसको समझ नहीं है, फ्लो का नहीं पता, उसको डिज़ाइन का नहीं पता। आप उससे टाइम लो, टाइम लेने के बाद बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, लाइक अडोबी एक्सडी है, ठीक है? वो यूआई यूएक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो आप टूल यूज़ करो, ग्राफ़िकली कुछ बना के दिखाओ, ठीक है? बजाय इसके कि वर्बली आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करो, आप उससे टाइम लो, आप उसकी प्रॉब्लम पे टाइम इन्वेस्ट करो, उसको वैल्यू दो, ठीक है? कुछ बना के, ठीक है? अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसकी प्रॉब्लम पे कुछ आप ग्राफ़िकली कुछ काम करके दिखाओगे, तो फिर जो है वो उसका जो इफ़ेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, अब ये देख लें, लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ये एक क्लाइंट आया, आज सुबह की बात है, वो कह रहा है जी कि मुझे एप्लीकेशन चाहिए इस तरह की, ठीक है? मैंने उसे रिस्पॉन्ड किया और साथ में मैंने ये एक वीडियो भी सेंड कर दी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जिस तरह की एप्लीकेशन आप चाह रहे हो, ठीक है? उस तरह की एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने अभी बनाई है, उसमें ये फीचर सारे उसको मैंने एक्सप्लेन करके दिया। बजाय इसके कि उसको मैं वर्बली कहता जी, और सारा टेक्स्ट कन्वर्सेशन के अंदर वो बात होती, ठीक है? टेक्सचुअल फॉर्म में, तो मैंने उसको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड की, ठीक है? तो वो उससे इम्प्रेस भी हुआ, ठीक है? जब आप किसी को वैल्यू दोगे, तो अगला बंदा भी आपको वैल्यू देगा, ठीक है? अगर इस क्लाइंट के साथ 5 लोग और भी इन टच हैं, तो उन 5-6 में से जो ऑब्वियसली जो इसको जो लगेगा कि फलाँ बंदा मुझे वैल्यू दे रहा है, ठीक है? मेरी प्रॉब्लम को वैल्यू दे रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये उसको वैल्यू देगा। वैल्यू देने से मुराद कि ये उससे इन टच रहेगा, और उसके बाद प्रोजेक्ट भी उसी को ही देगा, और कन्वर्सेशन के अंदर भी वो उसी बंदे के साथ इन टच रहेगा। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, आप कोई टूल यूज़ करके किसी वेबसाइट का कोई लेआउट बना लो, 5 मिनट लगती हैं जी, अडोबी एक्सडी, ये आप नोट कर लो। मैं इसको बड़ा यूज़ करता हूँ अडोबी एक्सडी को, ठीक है? अडोबी एक्सडी यूआई यूएक्स के डिज़ाइन के लिए एक टूल है। आप इस पे स्केचिंग, वायर फ्रेमिंग वो भी कर सकते हो। वायर फ्रेमिंग से मुराद कि आप 5 मिनट लगा के आप वायर फ्रेम से मुराद मॉकअप्स कह लो, वो एक स्ट्रक्चर सा बना लो ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है? तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। आप इसमें स्क्रीन डिज़ाइन करने के बाद आप उसका लिंक सेंड कर दोगे, तो आपका जो क्लाइंट वो लाइव उसको चेक भी कर सकते हैं। तो जब क्लाइंट को ये लगेगा कि हाँ यार, इसने मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है, उसके बाद इसने कुछ काम किया है, तो फिर जो है वो आपके साथ ही कम्युनिकेट करेगा, वो फिर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है? तो आपने वैसे ही करना है।
ठीक है? क्लाइंट को वैल्यू देनी है, ये बात आप नोट कर लो। वरना होता ऐसे है कि क्लाइंट्स आपसे अप्रोच करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है? आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता, ठीक है? तो अगर ये आप तरीकाकार अपनाओगे, इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? कुछ काम करके दिखाना है ग्राफ़िकली, बातों में सारा एक्सप्लेन करने की बजाय कुछ आप ग्राफ़िकली कुछ उसको बना के दिखाओ, ठीक है? ये चीज़ नोट करिएगा, ज़हन में रखिएगा, ठीक है? तो आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे, ठीक है? आप सबसे पहले क्या करो, अटेंडेंस लगा लो जी, उसके बाद हम ने लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अटेंडेंस लगा लें जी, जिस बच्चे ने अटेंडेंस लगा ली है वो अ, मेंशन भी कर दे। जल्दी करें जी, शाबाश। आज मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करनी है, तो डायरेक्ट हम जाएँगे अपने काम की तरफ। अटेंडेंस लगा ली है तो आप मेंशन कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने अटेंडेंस लगा ली है, फिर इसको हम आगे देखते हैं। जल्दी करें, शाबाश। अच्छा, आज हम सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। कितने लोगों को इसका आइडिया है? बताएँ ज़रा। रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ का ऑलरेडी कितने बच्चों को आइडिया है? ठीक है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। एचटीएमएल के लिए नहीं, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है? जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह यूज़ होगा, ठीक है? पाथ आप दोगे किसी न किसी फ़ाइल का, किसी न किसी इमेज का, तो उसमें आपका यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अच्छा जी, चलें ठीक है। बाकी लोग भी लगा लो यार, 3-4 लोगों ने मेंशन किया, अगर बाकी लोग जो रह गए हैं वो भी लगा लें, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है ना उसमें कोई इश्यू ना आए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर वो है जी रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। जब आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हो फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, तो तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप पाथ दो इमेजेस का, आप पाथ दो फाइल्स का, ठीक है? तो उस सिनेरियो में वो किस तरह पाथ दोगे, ठीक है? कितनी तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है? तो ये हम आज के लेक्चर में देखते हैं। अच्छा, और ये जो कॉन्सेप्ट है अगेन इसको आपने आज के लेक्चर से रिलेट नहीं करना या सिर्फ एचटीएमएल से रिलेट नहीं करना, ठीक है? आप एचटीएमएल, सीएसएस में जब काम कर रहे होंगे तब भी आप यूज़ करोगे, इवन के जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे तब भी, और बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी किसी भी लाइब्रेरी पे काम कर रहे होंगे तब भी आप ये पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूज़ होगा, ठीक है? जब भी आपने किसी एसेट का, एसेट से मुराद इमेज हो सकती है, एसेट में आपका आइकन हो सकता है, आपके कोई फ़ाइल हो सकती है, ठीक है? एक्सटर्नल फ़ाइल हो सकती है। जब भी आपने किसी का पाथ देना होगा एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? एचटीएमएल के पेज में जब आप पाथ दोगे तो 2 तरह के आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये मेरा वर्क प्लेस है, ठीक है? ये मैंने ये कल वाली ही फ़ाइल है index.html, ठीक है? उसमें यहाँ पर मैं पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। है, मैं कंट्रोल प्लस डी करूँगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कुछ यहाँ पर मैं H1 हेडिंग्स वो मैं दे देता हूँ, ठीक है? तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ये आ जाएँगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अपने पेज के अंदर एग्ज़ाम्पल मैं लूँगा इमेज की, इमेज टैग की, लेकिन अगेन ये जो आपका टैग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ़ इमेज के लिए यूज़ नहीं होगा। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसका यूज़ आपको बार-बार करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जब आपने अपनी वेबसाइट को लाइव करना होगा, तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके करोगे, तो जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे, अपलोड करोगे, तो उसमें आपको इश्यूज़ फेस नहीं करना पड़ेंगे, ठीक है? तो आपने टैग देखा होगा आईएमजी का, इमेज का टैग यूज़ होता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है? तो इस इमेज के टैग के अंदर, ठीक है, आप पाथ देते हो इमेज का एक्चुअली, ठीक है?
तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, कल हमने देखा एचटीएमएल के टैग्स को, आज हम देखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर एट्रीब्यूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बता दूँ जी, ये कल वाला जो लेक्चर था उसको हम गो थ्रू करें तो ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये उसका कंटेंट है और ये सारा जो चीज़ है इसको आप एलिमेंट कहोगे, ठीक है? एचटीएमएल एलिमेंट। जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट एक्चुअली आप डिफाइन करते हो किसी न किसी एलिमेंट का, ठीक है? आप किसी न किसी एचटीएमएल के टैग का ही एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे। एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है कि टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप एट्रीब्यूट की फॉर्म में देते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये पी पैराग्राफ का एलिमेंट है, पैराग्राफ की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर मिल रही है एट्रीब्यूट की फॉर्म में। ये जो क्लास है ये एट्रीब्यूट नेम है, ठीक है? ये जो डबल कोट्स के अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है ये एट्रीब्यूट वैल्यू है, ठीक है? तो आप के पास जितने भी एचटीएमएल के टैग्स हैं आपने देखे होंगे, ज़रा बताएँ, वो लोग बताएँ जिन जो वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। कोई हर बच्चा 5-5 या इससे ज़्यादा एचटीएमएल के टैग्स ज़रा टाइप करके बताएँ जो आपने देखे हैं। जल्दी से शाब आप कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, जो जिन बच्चों ने कल देखा है और जो वेरी फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, कौन-कौन से टैग आपने देखे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है? बताएँ ज़रा जल्दी से। साथ में मैं आपको ये इसके बारे में बताता हूँ। तो हर जितने भी एचटीएमएल के टैग्स हैं, जो आपने देखे हैं या जो आपने देखने हैं, ठीक है? हर एचटीएमएल टैग के मल्टीपल एट्रिब्यूट्स होते हैं, मल्टीपल एट्रिब्यूट्स। जिस तरह की ब्राउज़र है क्रोम, इसकी मल्टीपल एक्सटेंशन मौजूद हैं। यहाँ पर आपको कुछ नज़र भी आ रही हैं। तो मल्टीपल एक्सटेंशंस मौजूद हैं इस ब्राउज़र की और एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको बताया कि ब्राउज़र की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एक्सटेंशंस की फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, अब मुझे इस ब्राउज़र में कलर पिकर चाहिए था तो मैंने एक्सटेंशन ऐड कर ली, एडिशनल फीचर। ठीक है, जिस तरह क्रोम की एक्सटेंशंस हैं, इसी तरह फायरफॉक्स की भी हैं, इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर जितने भी ब्राउज़र्स हैं हर की जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको किसी ऐड-ऑन्स या एक्सटेंशंस या प्लगइन्स की फॉर्म में मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो टैग होता है आपका एचटीएमएल का उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ हमने लिखा, पैराग्राफ का आपने कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का आपने जी साइज़ चेंज करना है, ठीक है? आपने उसको क्लास की आईडी असाइन करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप एट्रिब्यूट की फॉर्म में दोगे और एट्रिब्यूट लिखने का तरीकाकार क्या है कि आप ओपनिंग टैग के अंदर एट्रिब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही आएँगे और ओपनिंग टैग में टैग नेम के फ़ौरन बाद स्पेस आएगी, उसके बाद एट्रिब्यूट नेम, ठीक है? ये इक्वल टू साइन, डबल कोट्स में एट्रिब्यूट की वैल्यू। ये सिंटैक्स है एट्रिब्यूट डिफाइन करने का एचटीएमएल के किसी भी टैग के अंदर। एट्रिब्यूट सबसे पहले पर्पस क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसको आप लिखोगे कहाँ पर? ओपनिंग टैग में। एचटीएमएल के किसी भी ओपनिंग टैग में आप उसका एट्रिब्यूट डिफाइन करोगे। सिंटैक्स क्या है? आप एट्रिब्यूट नेम जो आपको यहाँ पर क्लास नज़र आ रहा है, ठीक है? आप एट्रिब्यूट नेम वो डिफाइन करोगे इक्वल टू साइन और डबल कोट्स में आप एट्रिब्यूट वैल्यू डिफाइन करोगे, ठीक है? तो ये काम है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर और इसी तरह ये जो इमेज है, ठीक है? इमेज इसमें मुझे ये बताएँ कि ये क्या चीज़ है? ये टैग नेम है, ठीक है? जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। आपको ये जो ग्रीन कलर में ये चीज़ नज़र आ रही है, ये एट्रिब्यूट है। एट्रिब्यूट नेम्स जो हैं वो अगेन ये प्री डिफाइन होते हैं। आप ये खुद से डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कोई सॉरी यूज़र डिफाइंड चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कर सकता यूज़, ठीक है? जो एट्रिब्यूट्स डिफाइन कर दिए गए हैं, मैं उन्हीं को ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो हर एचटीएमएल टैग के आपको एट्रिब्यूट्स मिलेंगे मल्टीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज का टैग है, इमेज का एलिमेंट है, यूज़ होता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आपके वेब पेज में, ठीक है? आपको पता है। तो ठीक है, तो इसके रेलेवेंट एट्रिब्यूट्स मौजूद हैं। इस एलिमेंट के इस एचटीएमएल के टैग के अपने रेलेवेंट एट्रिब्यूट्स मौजूद हैं मल्टीपल। h1 हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अपने एलिमेंट्स एट्रिब्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपके टाइपोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए आप यूज़ करते हो h1, h2 ये पैराग्राफ, ठीक है? तो
हर एलिमेंट के, हर एचटीएमएल टैग के अपने रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? तो एट्रीब्यूट्स जो हैं उनमें आप उस एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डिस्प्ले करोगे। तो यहाँ पर आपको इसीलिए इमेज के टैग में ये सोर्स का एट्रीब्यूट आ रहा है नज़र। तो इसका सिंटैक्स आपके सामने है जी, कि आप इसमें क्या करोगे, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू और उसके बाद डबल कोट्स में आप उसकी वैल्यू डिफाइन कर दोगे, ठीक है? तो ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है? और इसी तरह ये एक दूसरा एट्रीब्यूट है। तो एक एचटीएमएल एलिमेंट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप लिख सकते हो किस तरह के, उसके ओपनिंग टैग के अंदर ही, ठीक है? आप एक एट्रीब्यूट लिखो, स्पेस, ठीक है? और उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट लिखो। इसके अलावा अगर आपने कोई लिखना है तो आप उसका तीसरा एट्रीब्यूट लिख दो, ठीक है? चौथा एट्रीब्यूट लिखना है तो आप एट्रीब्यूट, अब आपको पता होना चाहिए कि इस एट्रीब्यूट का मकसद क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ठीक है? ये हम आगे जाके देखेंगे वैसे ही। तो लेकिन आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करना आना चाहिए। आप एट्रीब्यूट को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है? या आप यहाँ कंटेंट वाली जगह पे एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? ओपनिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन करोगे। पर्पस क्या है आपको पता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये चेंज होंगे, वेरी कुछ एट्रीब्यूट्स सब एचटीएमएल एलिमेंट्स के कॉमन होंगे, हम देखेंगे उनको भी, ठीक है? लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो टैग स्पेसिफिक होंगे, एलिमेंट स्पेसिफिक होंगे, ठीक है? तो आपने वो देखने हैं। खैर अब एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको सबको डिस्कस भी नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम अगर उनको डिस्कस करना शुरू कर दें तो शायद पूरा कोर्स इसी पे चला जाए, ठीक है? तो मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आपके ज़िम्मे है कि आपने जो भी टैग यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आप देखोगे कि उससे रिलेवेंट कितने एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है? तो आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दिया। अब ये भी एचटीएमएल का एलिमेंट है तो इसके भी एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आप उसका एट्रीब्यूट नेम लिखो, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखो, ठीक है? तो इवन के आप हेड के अंदर ये भी एचटीएमएल का एलिमेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एचटीएमएल है, ये आपको कल बताया कि सबसे जो आपका पेरेंट एलिमेंट होगा वो एचटीएमएल का होगा। अब एचटीएमएल के ओपनिंग टैग के अंदर ये क्या चीज़ है? ये आपका वो है जी एट्रीब्यूट है। इसका पर्पस क्या है? LANG लैंग्वेज, ठीक है? इस एट्रीब्यूट के थ्रू आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे अपनी लैंग्वेज। ये ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, EN इंग्लिश। अब मैंने इस एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पर ये बता दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो एचटीएमएल का पेज है, इसमें जो कंटेंट होगा, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी वो इंग्लिश होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप वेब पेज बनाने जा रहे हो, उसमें जो कंटेंट आप लिखोगे वो उर्दू में लिखोगे, जिस तरह ये दिस इज़ अ पैराग्राफ है, तो यहाँ पर अगर आप कोई उर्दू में कंटेंट लिखना चाह रहे हो, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ करोगे वो उर्दू ही करोगे, ठीक है? यूआर, ये आपको पता है कि 2 लेटर लैंग्वेज कोड होता है हर कंट्री का अपना। तो उर्दू के लिए यूआर है, इसी तरह हर कंट्री का स्पेसिफिक अपना होता है, इंग्लिश के लिए ईएन होता है। तो एग्जांपल दे रहा था कि एचटीएमएल जो एलिमेंट है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने एट्रीब्यूट की फॉर्म में बता दी। लैंग्वेज कौन-सी है? ये वाली, ठीक है? अब यहाँ पर और भी आपको नज़र आ रहे हैं, खैर इनको मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। टाइटल में यहाँ पर आप लिख देता हूँ। हम बात करते हैं कि जी रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ की। ठीक है? जो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ एक्चुअली आप पाथ जो दोगे उसमें भी एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज़ होना था, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वो चीज़ बता दी। अब जी हमने ये कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं, ठीक है? उसके बाद ये कुछ हेडिंग्स थी, ठीक है? इनको मैं रिमूव करता हूँ। सिर्फ़ मैं ये जो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का कॉन्सेप्ट है, इसको डिलीवर करने के लिए मैं सिर्फ़ ये एक ही एलिमेंट लिखूँगा अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? आईएमजी का जो एलिमेंट है ये यूज़ होता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है? तो जब आप आईएमजी लिखोगे ब्रैकेट में आईएमजी टैब प्रेस करोगे, तो वो सारा जो एलिमेंट है वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके जो नेसेसरी जो आपके एट्रिब्यूट्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएँगे।
अब IMG के टैग में सोर्स, ठीक है, इस एट्रीब्यूट का मकसद ये है कि आप यहाँ पर बताओगे कि इमेज का सोर्स क्या है, कि आप जो इमेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो वो उसका पाथ कहाँ पर, वो पड़ी कहाँ पर हुई है इमेज, आपने इमेज कहाँ से उठा के डिस्प्ले करनी है। सोर्स, SRC फॉर सोर्स, इमेज का सोर्स क्या है। और ALT आल्ट फॉर अल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल किसी वजह से, किसी भी रीज़न से आप अगर पाथ गलत होता है या कोई दूसरी रीज़न है, आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती, इस टैग को, इस सोर्स से कोई इमेज अगर नहीं मिलती, तो फिर उसका क्या होगा, उस सिनेरियो में अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, ALT फॉर अल्टरनेटिव। ठीक है, तो अल्टरनेटिव आपका जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। तो आपने ये दोनों एट्रीब्यूट्स जब भी आप इमेज का टैग यूज़ करोगे, जहाँ पर भी करोगे, लाज़मी डिफ़ाइन करना है। ठीक है? अगर आप ये काम नहीं करोगे तो काम चलेगा, लेकिन एसईओ पर्पज़ के लिए जो एसईओ फ्रेंडली आपकी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें ये आल्ट टेक्स्ट, आल्ट एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किया होता है। ठीक है? तो मैं जब आपका कोड देखूँगा नेक्स्ट, तो आपने हर इमेज के टैग में आल्ट का जो एट्रीब्यूट है, वो आपने डिफ़ाइन करना है। आल्ट फॉर अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर मुझे पाथ देना है, ठीक है? इस इमेज का पाथ मुझे यहाँ पर देना है, बताना है मुझे कि भई वो जो इमेज है वो कहाँ पर पड़ी हुई है? क्या वो मेरे सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है? सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है तो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है? अगर वो कोई ऑनलाइन है, तो उस ऑनलाइन इमेज का मैं कंप्लीट पाथ दूँगा, यूआरएल दूँगा, ठीक है? तो ये 2 ऑप्शंस मौजूद हैं इमेज लगाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह जब भी आपने अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड करना होगी, बहुत सारी एक्सटर्नल फाइल्स आप देखोगे, उसमें आपकी सीएसएस की फाइल्स भी होंगी, जावास्क्रिप्ट की भी होंगी। तो जब भी आपने एक्सटर्नल फाइल्स ऐड करना होगी, तब भी आप सोर्स दोगे। आप बताओगे कि वो एक्सटर्नल फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है? जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होंगे, जेक्यूरी यूज़ कर रहे होंगे, तब भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। आप बताओगे एचटीएमएल के पेज को कि ये जो लाइब्रेरी है, ये किस-किस जगह पे, किस-किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। ठीक है? तो एक चीज़ मैंने आपको कल कहा था कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी चीज़ें होंगी, आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट जितना भी कंटेंट होगा, वो आपने क्या करना है, वो आपने जी आपसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने उसको रखना है एक ही अपनी वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है? वर्क प्लेस का नाम मैंने कल वर्क प्लेस के नेम से ही डिफ़ाइन किया था, ठीक है? तो यहाँ पर वो वर्क प्लेस आपकी ये वाली मौजूद है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल से एक इमेज डाउनलोड करता हूँ HTML5, इसकी इमेज मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ और उस इमेज को हम अपने HTML के पेज में यूज़ करेंगे और उसका पाथ देंगे। पाथ जो है वो किस तरह देंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो इमेज है ये मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे, जो हमारा वर्क प्लेस का फ़ोल्डर है वहाँ पर, और इसका मैं नाम दे दूँगा HTML इमेज। ठीक है? तो इमेज मैंने डाउनलोड कर ली जी, ठीक है? अब वर्क प्लेस में मैं गया, तो वर्क प्लेस में आप देख सकते हो 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक है जी आपकी है एचटीएमएल की फ़ाइल, दूसरा वो इमेज है, ठीक है? तो ये चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब हमने करना क्या है, index.html की फ़ाइल में इस इमेज का हमने पाथ देना है, ठीक है? तो वो कै किस तरह देंगे, वो अब हम देखने लगे हैं, ठीक है? तो ये एक सिनेरियो है कि जो जिस इमेज का आपने पाथ देना है, जिस फ़ाइल का आपने पाथ देना है, जिस चीज़ का आपने पाथ देना है, वो आपकी वर्क प्लेस के अंदर ही मौजूद है, ठीक है? ये एक सिनेरियो है कि वो आपकी वर्क प्लेस के अंदर मौजूद है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस के अंदर वो मौजूद ना हो, आपके वो कहीं एक्सटर्नल फ़ाइल है, कोई सर्वर पे पड़ी हुई है, आपने उसको यूज़ करना है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वो किस तरह पाथ दोगे, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं पाथ लूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव पाथ का क्या कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? और किस तरह हम रिलेटिव पाथ देंगे। अब मुझे ये बताएँ, अगेन इस कॉन्सेप्ट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है
ये याद रखना ज़रूरी है कि आप जो है वो अभी आपके जो वर्क प्लेस के अंदर कौन-कौन सी फ़ाइल मौजूद है, ठीक है? ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वर्क प्लेस के अंदर ये एक एचटीएमएल की फ़ाइल है और एक इमेज है, ठीक है? ये दोनों एक ही फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? तो इनकी जो रेलेवेंसी है, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैंने इस इमेज के सोर्स के एट्रीब्यूट में जो मैंने पाथ देना है, जिस इमेज का देना है वो इमेज, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो वो इमेज इस एचटीएमएल की फ़ाइल के पैरेलल ही सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वर्क प्लेस के फ़ोल्डर में index.html की फ़ाइल है, ये फ़ाइल यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ओपन है, ये जो आपके सामने है। इस फ़ाइल के साथ ही वो इमेज पड़ी हुई है। अगर ये सिनेरियो हो कि आपकी एचटीएमएल फ़ाइल के साथ ही आपकी वो इमेज भी पड़ी हो या वो फ़ाइल भी पड़ी हो जिसको आपने ऐड करना है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? सिंपली आप कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो आपकी एचटीएमएल की फ़ाइल के पैरेलल जितनी भी फ़ाइल्स होंगी, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करने से वो यहाँ पर नीचे लिस्ट के अंदर आ रही होंगी, ठीक है? अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो फ़ाइल है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसके पैरेलल ये एचटीएम एक इमेज भी पड़ी हुई है। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो एक ये सिनेरियो है। अब ये एक सिंपल सिनेरियो है, इससे कॉम्प्लेक्स वो तमाम सिनेरियोज़ देखेंगे जो कि एडवांस लेवल पे यूज़ होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बड़ी बेसिक सिनेरियो से। तो मेक श्योर कि आपको ये सिनेरियो, ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ जाए। अगर कोई इश्यू हो तो फ़ौरन क्वेश्चन ज़रूर पूछें, वरना आगे जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर रही होंगी, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, मैंने पाथ दे दिया। ये जो पाथ है ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ से मुराद क्या होता है कि जिस फ़ाइल के अंदर आप जिस दूसरी फ़ाइल का पाथ देने जा रहे हो, ठीक है? वो उसके रेलेवेंट वो उसके आस-पास ही पड़ी हुई है, ठीक है? वो उसी डायरेक्टरी के अंदर ही मौजूद है, या यूँ समझ लें कि वो एक ही एनवायरनमेंट के अंदर दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो इसलिए आप एक दूसरे को रिलेट करके, ठीक है? एक-दूसरे के जो रेलेवेंसी समझ लें कि वो जो पाथ दोगे आप, वो एक फ़ाइल के रेफ़रेंस की बेस पे दूसरी फ़ाइल का पाथ दोगे, ठीक है? रेफ़रेंस की बेस पे। इसलिए इसको आप कहोगे रेलेवेंट पाथ। अब इसको अगर मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो जो इमेज है, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। तो करना पड़ेगा। वो इमेज जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो इमेज लग गई है, ठीक है? एक ये सिंपल सिनेरियो है। इसके बाद क्या है, सिनेरियो हम चेंज करते हैं, इसे जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो वो उसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, वो जो इमेज पड़ी हुई है वो आपकी index.html फ़ाइल के पैरेलल नहीं पड़ी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वो जो इमेज है वो किसी और सब डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, सब फ़ोल्डर, ठीक है? हम करते क्या हैं कि इस इमेज को उसके अंदर फेंक देते हैं, ठीक है? इस इमेज को उठाया, इसके अंदर फेंक दिया। अब अगेन बार-बार मैं कह रहा हूँ कि ये याद रखना ज़रूरी है कि आपकी index.html की फ़ाइल, वो सोर्स फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, और जिस चीज़ का आपने पाथ देना है, उसकी लोकेशन क्या है? क्या वो उसके पैरेलल डायरेक्ट पैरेलल मौजूद है, या फिर उसके साथ कोई फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर आगे जाके कहीं मौजूद है, या कहीं किसी पिछली लोकेशन पे मौजूद है, पिछली डायरेक्टरी में मौजूद है, ठीक है? पैरेलल है, या किसी अगली डायरेक्टरी में है, या किसी पिछली डायरेक्टरी में। ये 3 सिनेरियोज़ ही होंगे जब भी आप रिलेटिव पाथ दे रहे होंगे, ठीक है? तो अब हमारे एग्ज़ाम्पल में क्या है कि इस index.html
फाइल के अंदर हमने जो पाथ देना है इमेज का, वो इमेज पड़ी हुई है सब फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर, ठीक है? तो अब इस सिनेरियो में क्या करना है कि चूँकि index.html के पैरेलल एक फ़ोल्डर है या डायरेक्टरी कह लो आप उसको, इस डायरेक्टरी के अंदर वो इमेज मौजूद है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, सिंपली इस तरह पाथ नहीं लिखोगे, आप पाथ जो लिखोगे वो लिखोगे जी कंट्रोल प्लस स्पेस अगेन, ठीक है? अब आपको यहाँ पर वो इमेज नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर वो आपको ये एडिटर बता रहा है कि इस index.html की फाइल जिसको आपने ओपन किया हुआ है, इसके पैरेलल एक फ़ोल्डर मौजूद है और उस फ़ोल्डर के अंदर, सब फ़ोल्डर के अंदर आप देख रहे हो html_image.png ये फाइल मौजूद है। अब आप इस तरह पाथ दोगे, ये बैकस्लैश यूज़ करोगे आप, ठीक है? जब भी आपने फॉरवर्ड जाना होगा, ठीक है? ये अब नेक्स्ट जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या है कि वो जो आपका एसेट है या इमेज जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्टरी में पड़ी अगली किसी डायरेक्टरी में मौजूद है, ठीक है? तो इस उस सिनेरियो में क्या करेंगे, ये बैकस्लैश यूज़ करेंगे, ठीक है? ये बैकस्लैश यूज़ करके आप उस चीज़ का पाथ दोगे जिसको आपने ऐड करना है। इमेज के एग्जांपल में आईएमजी स्टैक के एग्जांपल में हम इमेज की एग्जांपल ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ए से भी नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि भई यहाँ पर भी नहीं मौजूद, यहाँ पर एक थर्ड फ़ोल्डर मौजूद है, ठीक है? थर्ड फ़ोल्डर मौजूद है और ये जो इमेज पड़ी हुई है, ये इमेज ये इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि एचटीएमएल फाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? और इस एचटीएमएल फाइल के अंदर आपने जो इमेज का पाथ देना है, वो इमेज यहाँ इसके पैरेलल एक फ़ोल्डर है, सब फ़ोल्डर के नाम से, उसके अंदर फर्दर एक फ़ोल्डर है, थर्ड फ़ोल्डर के नाम से, उसके अंदर मौजूद है। तो मतलब कि 2 स्टेप अगली डायरेक्टरी में, आपको 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है? एक डायरेक्टरी, उसके बाद फिर डायरेक्टरी, फिर आगे, ये फॉरवर्ड आप चल रहे हो, ठीक है? 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, सिंपली जितने भी डायरेक्टरीज़ आपने मूव करना होगी, तो आप जो पाथ दोगे, ठीक है? जिस तरह ये है, कंट्रोल प्लस स्पेस, आपके पास वो सारी वो फाइल्स आ रही होंगी जो कि इस index.html की फाइल में है। अब ये सब आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो फाइल जिस पे आप काम कर रहे हो ना, ये index.html है। ये कहाँ पर पड़ी हुई है, ये उसकी लोकेशन क्या है, आप सबको ये ज़हन में रखना ज़रूरी है। अच्छा, कंट्रोल प्लस स्पेस, सब फ़ोल्डर, इसके अंदर अगेन ये थर्ड फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है और उसके अंदर आपको ये html.py, आपने बस एंटर ही करना है, वरना अगर एडिटर ना होता तो आपको शायद ये सारा लिखना पड़ता और स्पेलिंग मिस्टेक, अगर जस्ट अंडरस्कोर भी ना ऐड करूँगा तो इमेज आपको डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है? चूँकि वो कंप्लीट पाथ नहीं है, करेक्ट पाथ नहीं है, ठीक है? तो एडिटर आपको क्या बताएगा, हिंट देगा, सजेस्ट करेगा, तो आप उसको अपने बस उसकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है? अब इसको मज़ीद जितना मर्ज़ी आप आगे फॉरवर्ड डायरेक्टरी में बना के करते जाओ, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। मैं जल्दी से यहाँ पर एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ और इसमें भी क्या होगा, सिंपली कि आपने बस इस एचटीएमएल की फाइल में आपने 3 स्टेप आगे जाना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर आपको वो इमेज मिलेगी, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेलेवेंसी आप काउंट कर रहे हो, इसीलिए इसको रेलेवेंट पाथ कहा जाता है कि ये दोनों दोनों जो चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के लिहाज से कहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है? रेलेवेंट पाथ, ठीक है? रेलेवेंट पाथ मतलब कि दोनों चीज़ें तो सेम ही डायरेक्टरी में मौजूद हैं, एक ही एनवायरनमेंट के अंदर हैं, मतलब कि इस इमेज को लगाने के लिए मुझे किसी दूसरे सिस्टम में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही सिस्टम के अंदर मौजूद है। लेकिन हैं ये एक दूसरे से, इनकी जो लोकेशन है वो क्या है, किस रेफ़रेंस पे आप वो एक दूसरे के लिहाज से वो फाइल्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो अब इस सिनेरियो में क्या करना है, सिंपली आपने जी कंट्रोल प्लस स्पेस, सब फ़ोल्डर, अगेन थर्ड फ़ोल्डर, आगे फोर्थ फ़ोल्डर, आगे वो आईएमजी, तो आपकी वो इमेज जो है वो लग जाएगी, ठीक है? तो ये तो एक सिंपल सिनेरियो है कि फॉरवर्ड डायरेक्टरीज़ के अंदर अगर आपको चीज़ें पड़ी हों। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये भी बनता है, अगर ये जो फाइल्स हैं, ये ये जो है लोकेशन है, जिस तरह हम आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं, अगर index.html की फाइल यहाँ पर पड़ी होती और ये जो इमेज है ये पिछली किसी डायरेक्टरी में पड़ी होती, तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं? अब ये समझना आपके लिए ज़रूरी है
ज़रूरी नहीं होगा कि आप जिस चीज़ का पाथ देना चाह रहे हो, ठीक है? जिस चीज़ का पाथ देना चाह रहे हो, वो किसी फॉरवर्ड डायरेक्टरी में ही पड़ी हो। हो सकता है कि आपको किसी पिछली डायरेक्टरी में भी मूव करना पड़े, ठीक है? तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? ये आप देख लो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारे फ़ोल्डर मैं डिलीट करता हूँ। ये जो इमेज है, इसको अगेन मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ और ये जो डायरेक्टरीज़ हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है? अब ये वो पहले वाला सिनेरियो कि दोनों चीज़ें एक ही लोकेशन पे पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई हैं, सेम लोकेशन पे, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि जी एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पर एचटीएमएल के नाम से। एचटीएमएल के नाम से आप वैसे भी जब वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो, तो आपकी जो वर्क प्लेस होती है, वर्क प्लेस के अंदर आप मल्टीपल डायरेक्टरीज़ बनाते हो, फ़ोल्डर्स बनाते हो, ठीक है? ये आप चीज़ नोट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक वेबसाइट के अंदर या एक वेब पेज के अंदर 5 इमेजेस यूज़ हो रही हैं, तो आप 5 इमेजेस को ऐसे ही यहाँ पर नहीं फेंक दोगे। आप उसके लिए एक फ़ोल्डर बनाओगे आईएमजी के नाम से। ठीक है? कोई रेलिवेंट आप उसका नाम रख लो, डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है? तो इस फ़ोल्डर के अंदर इस वेबसाइट की सारी इमेजेस पड़ी होंगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सीएसएस की फाइल्स हैं, एक से ज़्यादा, तो आप उसको एज़ इट इज़ नहीं फेंकोगे, आप एक फ़ोल्डर बना लोगे सीएसएस के नाम से और सारी सीएसएस की फाइल्स आप यहाँ पर रख दोगे। इसी तरह बाकी जावास्क्रिप्ट और बाकी जो लैंग्वेजेज़ हैं, उनके लिए आप रख लोगे, ठीक है? तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो यहाँ से मैं सीएसएस वाला फ़ोल्डर डिलीट करता हूँ, ये वाला फ़ोल्डर भी डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इंडेक्स अब मैं रिवर्स जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं देखने लगा हूँ, ठीक है? कि भई एचटीएमएल की जो फ़ाइल है वो किसी अगली डायरेक्टरी में है, ठीक? फॉरवर्ड डायरेक्टरी में। इस एचटीएमएल की फ़ाइल में हमने पाथ देना है उस इमेज का जो कि एक स्टेप पिछली डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, ठीक है? इसका आपको पता है ना जी? अब ये अगेन ये याद रखना कि एचटीएमएल की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है और वो इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा हाँ, हारून बिन आरिफ कैन वी चेंज द डायरेक्टरी फॉर इमेज इमेज की बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो जी। आप इमेज के लिए डायरेक्टरी चेंज इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें मज़ीद आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि चेंज करने से मुराद क्या है? अच्छा, अब हमने करना क्या है, इस index.html की फ़ाइल में इस इमेज का पाथ देना है। तो अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे, आप अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्क प्लेस के अंदर ये एक फ़ोल्डर मौजूद है, ठीक है? वर्क प्लेस के अंदर ये एक एचटीएमएल के नाम से फ़ोल्डर मौजूद है और उस फ़ोल्डर के साथ ही पैरेलल एक इमेज पड़ी हुई है। ये सेम लोकेशन है जो कि यहाँ पर आप विज़िबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं इस एचटीएमएल के फ़ोल्डर में ये जो आपकी ये वाली फ़ाइल थी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो एचटीएमएल की फ़ाइल आपके सामने ओपन है, index.html, मुझे ज़रा बताएँ कमेंट बॉक्स में मिर्ज़ा इमरान कि ये जो एचटीएमएल की फ़ाइल है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? मिर्ज़ा इमरान आप बताओ, सैयद ज़ैन अली आप बताओ ज़रा, ठीक है? इस फ़ाइल की जो लोकेशन है वो यहाँ पर एचटीएमएल के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है और अब इस फ़ाइल में इस इमेज का पाथ देना है, मतलब एक स्टेप मैंने बैकवर्ड जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह पाथ नहीं दूँगा। जी, जब भी आपने एक स्टेप पीछे जाना होगा, एक स्टेप पिछली डायरेक्टरी में जाना होगा, तो उसमें जाने के लिए आप क्या करोगे, डबल डॉट स्लैश ये यूज़ करोगे आप, ठीक है? डबल डॉट ये स्लैश आप ये यूज़ करोगे, तो फिर क्या होगा कि आप जो है वो एक स्टेप पिछली डायरेक्टरी में मूव कर जाओगे। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस तो आपको यहाँ पर एक ही फ़ाइल नज़र आ रही है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये जो index.html की फ़ाइल है, ये एचटीएमएल के फ़ोल्डर के अंदर है और उस एचटीएमएल के फ़ोल्डर में और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब इस एचटीएमएल की फ़ाइल के पैरेलल कोई दूसरी चीज़ नहीं पड़ी हुई, इसलिए आपको जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करोगे, ठीक है? कंट्रोल प्लस स्पेस
तो आपको वो index.html की फ़ाइल ही मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई इसके पैरेलल नहीं मिलेगा। अगर आप डबल डॉट स्लैश करोगे, तो मतलब एक स्टेप पिछली डायरेक्टरी पे आप आपका पॉइंटर मूव कर चुका है। तो एक स्टेप पिछली डायरेक्टरी में हम देखेंगे कि 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक एचटीएमएल के नाम से फ़ोल्डर है और एक ये आपका इमेज है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो आपको सजेशन मिल रही है, ये इस चीज़ की गारंटी है। यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें आपको मिल रही हैं ना एचटीएमएल, ये चीज़ की गारंटी है कि अब जो हम डबल डॉट स्लैश लिखे हैं, ठीक है? इस ये लिखने से पॉइंटर जो है वो एक स्टेप पिछली डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है। उसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, फ़ोल्डर्स या इमेजेस या जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको वो पॉइंट कर रहा है और वो आपको लिस्ट में यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली इस इमेज को सेलेक्ट करना है, तो आप इस इमेज को सेलेक्ट कर लोगे, बस। तो ये अब आपने पाथ दिया, ये भी अगेन रिलेटिव पाथ ही है। अभी हम रिलेटिव पाथ की ही मल्टीपल सिनेरियोज को देख रहे हैं। जब हम एब्सोल्यूट पाथ को देखेंगे, वो सिंपल वो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो असल जो है वो रिलेटिव पाथ जो है उसमें इश्यूज आते हैं, और खासतौर पे उस सिनेरियो में जब आपने किसी ऐसी चीज़ का पाथ देना होगा जो कि पिछली डायरेक्टरी में मौजूद होगी। ठीक है जी, ये अब एक स्टेप पीछे, बिल्कुल पहले जो सिनेरियोज हमने देखे हैं उनकी तरह सिनेरियो तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कैसे जी? अब इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं जिससे क्वेश्चन पूछूँगा उसने उसका आंसर देना है, तो इसलिए अटेंटिव होके कल लेक्चर सुनें। मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछें। हाँ जी, बिल्कुल। हम हारून बिन आरिफ, अगर आपका ये सिनेरियो है कि आपकी जो इमेज है वो एक ड्राइव में है और आपका जो एचटीएमएल की फ़ाइल है वो दूसरी ड्राइव में है। ऐसे वैसे पहली बात ऐसा होगा नहीं कभी भी। अगर आप ऐसा करोगे तो ये सबसे बैड प्रैक्टिस है। गुड प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी फ़ाइल्स होंगी, वो सारी की सारी वो आपकी एक ही फ़ोल्डर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और ये जो ड्राइव का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आपके डेस्कटॉप के अंदर है ना। जब लाइव सर्वर पे आप काम करते हो तो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उसका ड्राइव्स का। वहाँ पर डायरेक्टरीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट डायरेक्टरी, फॉरवर्ड अगली डायरेक्टरी या पिछली डायरेक्टरी, ठीक है? तो वहाँ पर ड्राइव नहीं आप चीज़ें ड्राइव की फॉर्म में नहीं रखते, वहाँ पर आप डायरेक्टरीज़ की फॉर्म में रखते हो। तो अगर ड्राइव की फॉर्म में भी रखा हुआ है, ये है तो बैड प्रैक्टिस, लेकिन उस सिनेरियो में भी आप उसका पाथ दे सकते हो, ठीक है? लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी कि अब मैं इसका नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो मैं देखता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर एक और मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जी। सब फ़ोल्डर के नाम से, ठीक है? फ़ोल्डर कह लो या डायरेक्टरी कह लो। अब मैं इस एचटीएमएल की फ़ाइल को इस सब फ़ोल्डर के अंदर मैं फेंक देता हूँ। अब मुझे ज़रा बोल के बताओ कमेंट बॉक्स में कि अब जो इन 2 चीज़ों की लोकेशन है, वो क्या है? अब ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बोल के बताएँ, ठीक है? ताकि मुझे आइडिया हो, क्योंकि ये अगेन म पता होना ज़रूरी है कि जो हम यहाँ पर फ़ाइल ओपन है एचटीएमएल की, वो कहाँ पर है और इमेज जो है वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है? तो वैसे तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद भी है सब कुछ, ठीक है? तो अगेन आप बोल के भी बताओ, क्योंकि फिर उसी की बेस पे आपका वो पाथ बनेगा, ठीक है? इसमें क्या है कि आपका जो एचटीएमएल की फ़ाइल है, वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? लेकिन इस एचटीएमएल की फ़ाइल में जिस इमेज का आपने पाथ देना है, वो 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप पिछली डायरेक्टरी में जाके उसके पैरेलल पड़ी हुई है, ठीक है? मतलब ये कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जी अपनी यूनिवर्सिटी के किसी एक फ्लोर पे मौजूद हो। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप खड़े हो जी 3rd फ्लोर के ऊपर। आप अपनी यूनिवर्सिटी के 3rd फ्लोर पे खड़े हो, कोई बंदा आता है, वो पूछता है जी कि यार फलाँ-फलाँ ऑफ़िस जो है वो कहाँ पर है? ठीक है? एक सिनेरियो ये हो सकता है, आप उसको कहो जी कि आप अ 1 फ्लोर ऊपर जाओ, 2 फ्लोर ऊपर जाओ, उसके बाद फलाँ-फलाँ लोकेशन पे वो चीज़ पड़ी हुई है, वो ऑफ़िस मौजूद है, ठीक है? आप उसको फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हो, कोई आप और 1 स्टेप ऊपर जाओ, 1 फ्लोर ऊपर जाओ, फिर 1 फ्लोर ऊपर जाओ, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर के बाद फलाँ-फलाँ लोकेशन पे वो ऑफ़िस मौजूद है।
दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप उसको कहो जी कि नहीं, आप जहाँ पर खड़े हो, जिस फ्लोर पे आप खड़े हो, इससे 1 फ्लोर आप नीचे जाओ, वहाँ पर ऑफ़िस मौजूद है। 2 फ्लोर नीचे जाओ, वहाँ पर वो चीज़ मौजूद है। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो आपस में, ठीक है? वो रेफ़रेंस पॉइंट कौन-सा है, ये जानना ज़रूरी है। उस रेफ़रेंस लोकेशन की बेस पे आप अपने उस बंदे को या तो फॉरवर्ड मूव करोगे, फॉरवर्ड भेजोगे या बैकवर्ड भेजोगे। ऊपर वाले फ्लोर में भेजोगे या निचले वाले फ्लोर में भेजोगे। उस रेफ़रेंस पॉइंट के थ्रू, उस लोकेशन करंट लोकेशन की बेस पे। तो इसलिए जो करंट लोकेशन है यहाँ पर आपकी वो ये वाली है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ठीक है? यहाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आपने बताना है कि भई ये जो इमेज है ये कहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि 2 स्टेप पीछे जाना है, तो सेम सिनेरियो आप क्या करोगे, आप जी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब ये जो सब फ़ोल्डर के अंदर ये जो अब हमने इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल में उस इमेज का पाथ देना है जो कि 2 स्टेप पीछे है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप जी डबल डॉट स्लैश, अब अगर कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे अगेन, और आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फ़ाइल के साथ यहाँ पर पैरेलल में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अब आपने करना क्या है, आपने एक स्टेप पीछे जाना है। आप क्या करोगे, डबल डॉट स्लैश, एक स्टेप जब आप पीछे गए, तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक स्टेप पीछे ये है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ एक फ़ोल्डर ही मौजूद है, सब फ़ोल्डर के नाम से है। तो इसीलिए यहाँ पर सजेशन में आपको चीज़ मिल रही है। आपने एक स्टेप और मूव करना है, आप डबल डॉट स्लैश अगेन फिर प्रेस करो। अब आप ये जो सजेशंस आपको मिल रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर है। ये पॉइंटर जो है वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अब आपके पास 2 चीज़ें मौजूद हैं, आपने इमेज का पाथ देना, तो आप ये चीज़ इस तरह से कर लोगे, ठीक है? तो 2 स्टेप पीछे जाना है, 3 स्टेप पीछे जाना है या 10 स्टेप्स पीछे जाना है, यही सेम सिनेरियो, ये सेम चीज़ आप रिपीट करोगे। अगर मैं इसको सेव करूँगा, तो आपको इमेज मौजूद होगी, ठीक है? इमेज आपके पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से कुछ भी गड़बड़ करता हूँ, इमेज गायब हो जाएगी। वो उसको पाथ ही नहीं मिलेगा। पाथ का इश्यू आएगा और पाथ का इश्यू बड़ा कॉमन इश्यू है वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है? तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक आपको समझ में आई चीज़ें बताएँ जी? यहाँ तक जो लोग 25 लोग ऑनलाइन हैं, क्या आपको यहाँ तक जितने भी सिनेरियोज़ देखे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्टरीज़ वाले या बैकवर्ड डायरेक्टरीज़ वाले, आपको इसकी समझ आई है? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। अगर नहीं आई तो बेशक आप 1 दफ़ा पूछो, 2 दफ़ा पूछो, मैं आपको बार-बार रिपीट करूँगा, ठीक है? इसके बाद मैं अगला सिनेरियो देखता हूँ। अब ये जो सिनेरियो है, ये आप समझ लो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो सिनेरियो बन सकता है, वो यही बन सकता है। इसके अलावा कभी भी कोई सिनेरियो नहीं बनेगा। अ, ये भी यूँ समझ लें कि ये चाहे आप किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो या किसी बड़ी से बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो यही सिनेरियोज़ होंगे, इसी तरह आपने वो पाथ देने हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ समझ में आ गई हैं, तो आपको इंशाल्लाह कभी पाथ का इश्यू नहीं आएगा। ठीक है? सिंपल एक कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड डायरेक्टरी में जाना है, तो बैकस्लैश के साथ, अगर बैकवर्ड डायरेक्टरी में जाना है, तो डबल डॉट स्लैश के साथ। अब मैं ये क्या करता हूँ कि थोड़ा चेंज करता हूँ और अगला सिनेरियो, यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं आईएमजी के नाम से, ठीक है? और बाकी लोग भी बताएँ यार, ये सब 5-6 लोग वही येस या नो के आंसर दे रहे होते हैं। आई डोंट नो कि बाकी लेक्चर सुन रहे हैं या वैसे ही लगा के चले गए, ठीक है? उसके बाद मैं क्या, अब अगला सिनेरियो क्या है, ये आप देख लो कि रेफ़रेंस लोकेशन ये वाली है, ठीक है? इस चीज़ को हमने बताना है, इस यहाँ पर हमने एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल में हमने ये बताना है कि भई जिस इमेज का पाथ आपने देना है, जिस इमेज का पाथ देना है, वो इमेज 1 स्टेप पिछली डायरेक्टरी में जाओगे आप, 2 स्टेप पिछली डायरेक्टरी में आप जाओगे, ठीक है? उसके बाद फॉरवर्ड आप मूव करोगे, ठीक है? तो आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी। दोबारा सुन लें। अब सिनेरियो क्या है कि जो एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल है, वो पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है? इस एचटीएमएल की फ़ाइल में आपने जो पाथ देना है, वो देना है उस इमेज का जो कि 1 स्टेप पीछे जाके, 2 स्टेप पीछे जाओगे, फिर 1 स्टेप आगे जाओगे,
तो यहाँ पर वो चीज़ मौजूद पड़ी हुई है। मतलब कि पाथ के दौरान आप फॉरवर्ड भी जा रहे हो, बैकवर्ड भी जा रहे हो, ठीक है? तो अगेन सेम सिनेरियो, करंट लोकेशन क्या है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? कोई बता सकता है, गेस कर सकता है कि इसका पाथ क्या होगा? अब इस एचटीएमएल की फ़ाइल में हमने जो इस इमेज का पाथ देना है, कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रा जी। अब पाथ क्या क्या बनेगा? जिसको पता है वो भी बताएँ, ठीक है? या जिसको अ, थोड़ा बहुत आइडिया है वो भी ट्राई कर ले, नो इश्यू। बताएँ जी। आप लोग बताओ, उसके बाद मैं यहाँ पर उसको देखता हूँ। अगेन मैं अब रिपीट कर देता हूँ, ये मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ इमेज की। आप किसी भी फ़ाइल पे काम कर रहे होंगे, सेम सिनेरियो, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे। इसको मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। इसको मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। आगे हम जब बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन देखेंगे, jQuery की इंटीग्रेशन देखेंगे, तो जस्ट मैं उसकी इंटीग्रेशन एक स्टेप में कर दूँगा, फ़ौरन कर दूँगा। वहाँ पर जो पाथ दूँगा, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके दूँगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अभी इस पे काम कर लो, ताकि आने वाले वक़्त में जब हम दोबारा इसको देखें, तो दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े। बाकी लोग बताएँ जी। अब्दुल हादी कह रहे हैं कि डबल डॉट स्लैश और आगे फिर स्लैश, ठीक है? हाँ, अब्दुल हादी ये कह रहे हैं। कितने लोग अब्दुल हादी कहते हैं कि अब्दुल हादी ने जो दिया है कमेंट बॉक्स में, ये ठीक है? ज़ैनब शाहीन, बिल्कुल, ये तो आपने वैसे बता दिया। अब वो पाथ बताओ। बिल्कुल, आप 2 स्टेप पीछे जाना है और 1 स्टेप आगे जाना है, ये तो सबको पता है। आप वो ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर वो पाथ मेंशन करके बताओ। मैं यहाँ पर किस सोर्स के एट्रीब्यूट में, इस एट्रीब्यूट में इसको कैसे बताऊँगा कि यहाँ पर जो इमेज है वो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है? बाकी लोग भी बताएँ। हो सकता है कि चौधरी हुमायूं नसीर और जो अनम हमीद और ज़ाहिद महमूद ने ये जो पाथ दिया वो ये गलत है। हो सकता है ये गलत हो। बाकी लोग भी बताएँ जी। कोई बंदा इनको गलत प्रूव करके बता दे, कोई लेजेंड, बताएँ जी। कि नहीं जी, ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ठीक है? डबल डॉट स्लैश डेस्कटॉप वर्कप्लेस, यहाँ पर एचटीएमएल सब फ़ोल्डर, डायरेक्ट कहा है, डबल डॉट, हाँ ठीक हो गया। अब्दुल आदि भी फिर दोबारा उसी पे आ गए हैं। ठीक है राजा साहब, आप भी, ज़ैन अली, ठीक। और जी बाकी बाकी लोग कितने ऑनलाइन अभी? खामोश मिजाज लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर 20 लोग और भी हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो। जिन बच्चों ने बताया है, अच्छा हारून बिन आरिफ कह रहे हैं डबल डॉट स्लैश स्पेस आगे स्लैश IMAGE, इस नेम से तो कोई फ़ोल्डर है ही नहीं, ठीक है? हमारी जो डायरेक्टरी नेम है वो IMG के नाम से है, ठीक है? तो ये नहीं है। हारून बिन आरिफ, वो सेम कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है कि एक स्टेप पीछे जाना है तो डबल डॉट स्लैश, एक स्टेप फॉरवर्ड आगे जाना है तो आप वो जाओगे स्लैश, उसके बाद डायरेक्टरी नेम आप मेंशन करोगे। तो जिस तरह बाकी लोगों ने किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो index.html की फ़ाइल है, जिसमें हमने इसका पाथ देना है, ठीक है? इसके अंदर हम पाथ इसी तरह ही देंगे कि एक स्टेप पीछे जाएँगे, 2 स्टेप पीछे जाएँगे, फिर 1 स्टेप आगे जाएँगे, ठीक है? तो हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जस्ट कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करोगे, तो वही होगा कि आप एक स्टेप पीछे गए, ये अब एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये सब फ़ोल्डर आ रहा है, ठीक है? रेफ़रेंस के अंदर। अगेन डबल डॉट स्लैश करोगे, तो आप एक स्टेप पीछे और चले जाओगे, जिसमें ये 2 फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। ये 2 फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, एचटीएमएल और यहाँ पर IMG आ रहा है आपको। अब उसके बाद आपने एक स्टेप आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए क्या करना है कि आपने बैकस्लैश फ़ोल्डर नेम, डायरेक्टरी नेम, ठीक है? तो ये आप करोगे।
ठीक है? यहाँ पर आप डायरेक्टरी नेम आगे बैकस्लैश कि आईएमजी फ़ोल्डर के अंदर जो है वो कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूँगा। हाँ भाई, अब यहाँ पर आ रहा है html_img.png, तो यहाँ पर वो आपका पाथ कंप्लीट होगा। ठीक है? तो ये वो पाथ है आपका रिलेटिव पाथ। ठीक है? तो भाई आई होप कि अब आपके पास कोई भी सिनेरियो आएगा तो आप पाथ दे लोगे, आपको पाथ का इश्यू नहीं आएगा। अगर इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि इमेज मौजूद होगी आपके पास। ठीक है? इमेज मौजूद है। अगर इसमें से मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, जिस तरह ये है, तो आपकी इमेज गायब हो जाएगी। पाथ वो आप इनकरेक्ट होगा। तो आखिरी सिनेरियो देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ पर भी एक फ़ोल्डर मौजूद है। ठीक है? अब ये जानबूझ के आपको तंग करने वाली बात है। ठीक है? तो इस फ़ोल्डर के अंदर जी वो इमेज मौजूद है। अब क्या करेंगे जी? अब ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा कि अब ये जो इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पर पड़ी हुई है और जो आपकी एचटीएमएल की फ़ाइल है वो यहाँ पर है। 2 स्टेप पीछे रहोगे, फिर आप 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव करोगे, तो आपके पास वो पाथ मौजूद होगा, वो फ़ाइल मौजूद होगी, वो चीज़ अवेलेबल होगी आपके लिए। आप 2 स्टेप पीछे, उसके बाद ये आईएमजी का फ़ोल्डर आया, सब फ़ोल्डर आया, वो इमेज आपके पास मौजूद। ठीक है? तो ये वही सिनेरियो है। ये सारे सिनेरियो जो हमने देखे हैं ये रेलिवेंट पाथ के हैं। अगेन ये समझना ज़रूरी है कि इसको रेलिवेंट क्यों कहा गया है इस पाथ को, क्योंकि वो जो फ़ोल्डर्स हैं, वो जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की रेलिवेंट डायरेक्टरीज़ में पड़ी हुई हैं, रेलिवेंट डायरेक्टरीज़ में, ठीक है, सेम एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए इनको रेलिवेंट पाथ कहा गया। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है, वरना क्या है कि अगला हम देखते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ इज़ नथिंग, जस्ट क्या करोगे आप कंप्लीट यूआरएल दे दोगे, कंप्लीट यूआरएल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई यहाँ पर मौजूद हो जी, रोज़गार का लोगो, ठीक है? यहाँ पर मुझे अगर कोई ऐसी इमेज मिले जिसमें अगर मुझे उसका कंप्लीट पाथ मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मतलब कि कंप्लीट पाथ डॉट पीएनजी तक, अब ये कंप्लीट पाथ नहीं है, ठीक है? ये कंप्लीट पाथ वो होगा जिसमें आपका https कॉलन डबल स्लैश www.abc.com फोल्डर नेम स्लैश इमेज नेम डॉट एक्सटेंशन abc.png, कुछ इस तरह की चीज़ होगी। तो वो यहाँ पर वो अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वरना आप एब्सोल्यूट पाथ को कंप्लीट पाथ कहोगे। कंप्लीट पाथ, अब ये देखें ये जो पाथ है ये कंप्लीट नहीं है, लाइक इसमें ना वो abc.png या जेपीजी होता तो वो कंप्लीट पाथ होता, वो उस एंड इमेज तक पाथ पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये या कुछ ये सिमेंटिक यूआरएल्स हैं। खैर, तो यहाँ पर कोई ढूंढना पड़ेगा भाई, लेकिन जब आपको वो एब्सोल्यूट पाथ मिल जाएगा, जिस तरह ये देखें ये HTML फाइल का एब्सोल्यूट पाथ है, इस तरह की एग्जांपल होगी कि ये देखें जी, ये उर्दू पॉइंट डॉट कॉम स्लैश EN स्लैश बिजनेस स्लैश PITB इनवाइट्स आगे डॉट HTML, ये एब्सोल्यूट पाथ है। डॉट HTML की जगह अगर ऑब्वियसली कोई इमेज होगी तो यहाँ पर डॉट PNG आ रहा होगा या JPG आ रहा होगा। तो उस पाथ को अगर आप कॉपी कर लो, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ ये इमेज का पाथ है, तो मैं उसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये कौन सा पाथ होगा? अब मैंने ये इस इमेज के टैग में एब्सोल्यूट पाथ यूज किया है। ठीक है, तो इस एब्सोल्यूट, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है, ये दूसरा सिनेरियो है। एब्सोल्यूट पाथ मतलब कंप्लीट पाथ, कंप्लीट यूआरएल आप कह लो। अच्छा जी, हुमायूं साहब क्या पूछ रहे हैं? सर 2 स्टेप बैकवर्ड के बाद 1 स्टेप फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड कैसे करेंगे? भाई इस अब चौधरी हुमायूं नसीर साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है ना जी, इसको मुझे कोई कोई ऐसा सिनेरियो बनाकर दिखाएं कि जिसमें ये वाली बात इनकी कंप्लीट हो रही हो। बताएं जी कि बाकी लोगों ने इनके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और मुझे कोई एक ऐसा सिनेरियो बताना है जिसमें ये जो
बात कर रहे हैं ना कि 2 स्टेप अगर हम बैकवर्ड जाएँ और उसके बाद 1 स्टेप फॉरवर्ड जाएँ और फिर बैकवर्ड जाएँ, कोई ऐसा सिनेरियो बताओ, ये एचटीएमएल की फ़ाइल और इमेज की फ़ाइल को लेकर, जिसमें ये वाला सिनेरियो बनता हो। कोई एक ऐसी एग्ज़ाम्पल दो, जिसमें ये वाला सिनेरियो बनता हो ताकि हम उसको देख सकें। बताएँ जी, कि 2 स्टेप बैकवर्ड जाएँ, 2 स्टेप बैकवर्ड जाएँ। आप ज़रा सपोज़ कर लो ज़हन में 2 स्टेप बैकवर्ड आप चले जाओ। सारे लोग जो फिर आप फिर आप क्या करो, फिर आप बैकवर्ड अगर आपने जाना होगा, तो ये कैसे जाएँगे या ये जो सिनेरियो है ये एक्चुअली कैसा होगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खड़े हो जी अ, अपनी यूनिवर्सिटी के 3rd फ्लोर के ऊपर, ठीक है? आप से कोई पूछता है जी मुझे ये बताओ कि फलाँ-फलाँ ऑफ़िस जो है वो कहाँ पर है? आप उससे कहोगे जी सुनो मेरी बात, ठीक है? अब हैं यहाँ से 2 स्टेप 2 फ्लोर आपने नीचे जाना है, ठीक है? 2 फ्लोर आपने नीचे जाना है, ठीक है? 2 फ्लोर आप नीचे जाओगे तो ग्राउंड फ्लोर पे आप पहुँच जाओगे। ग्राउंड फ्लोर पे प आपने 1 फ्लोर फिर नीचे आना है, तो एक्चुअली आप उसको इस तरह कोई रेफ़रेंस दे रहे होगे। तो ये कि तुक-तुक बनता है कोई? ठीक है? मतलब आप उसको बता रहे हो कि भई इस बिल्डिंग में जो आप 2nd फ्लोर पे खड़े हो, तो या 3rd फ्लोर पे खड़े हो, आप 2 फ्लोर नीचे जाओ, इसके पैरेलल एक और बिल्डिंग है, उसमें आप 3 फ्लोर ऊपर जाओ और उसके बाद 1 फ्लोर फिर नीचे आओ, 2 फ्लोर नीचे आओ। वो ऑफ़िस आपको यहाँ पर पड़ा ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि भई आपको कहोगे जो दूसरी बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे वो चीज़ मौजूद है, 2nd फ्लोर पे आप मौजूद है। अब दोबारा फिर वो फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड नहीं आओगे, ठीक है? हाँ जी, यूज़ेस होगा बिल्कुल ठीक। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरह का सिनेरियो बनता भी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट डबल डॉट स्लैश इन केस ऑफ फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड स्लैश विद डायरेक्टरी नेम इन केस ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है? फॉरवर्ड जाना होगा तो स्लैश विद डायरेक्टरी नेम और बैकवर्ड जाना होगा तो डबल डॉट स्लैश, ठीक है? तो इसमें सारे सिनेरियोज़ आपको डील हो जाएँगे, ठीक है? तो जी ये सा कॉन्सेप्ट था इसका रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ का। अब हम देखते हैं जी जल्दी से इसको सीएसएस को, ठीक है? तो हमने ट्राई की है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, आई होप कि समझ में आ भी गई होंगी। हाँ, बिल्कुल जी अनाज़ वही हम बात कर रहे हैं कि इट डज़न्ट मेक सेंस कि आपको इस तरह का सिनेरियो बनेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सीएसएस को देखते हैं, ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीएमएल के थ्रू आइए यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर कुछ टैग लिख लेता हूँ। टैग लिखा हमने ये इसका पैराग्राफ के लिए साथ में हम यहाँ पर लिख देते हैं जी H1 का टैग ये यूज़ होता है हेडिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करोगे एक और टैग इनपुट का टैग यूज़ कर लेते हैं। इनपुट का टैग यूज़ होता है वो जो फॉर्म टाइप की चीज़ होती है, साइन अप और लॉगिन फॉर्म, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनपुट जिसमें यूज़र इनपुट देता है लाइक यहाँ पर मैं अगर कोई लाइव एग्ज़ाम्पल दूँ, तो यहाँ पर जिस तरह ये, ये इनपुट है, ठीक है? यहाँ पर यूज़र इनपुट देगा सर्च करने के लिए कुछ इसी तरह आप लॉगिन और साइन अप में भी देखते हो कि वहाँ पर भी इसी तरह की ही चीज़ होती हैं, फ़ील्ड्स होती हैं, ठीक है? तो वो इनपुट के लिए इनपुट का जो आपका टैग है उसके थ्रू बनेगी। अब मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा, ठीक है? अब ये जो इनपुट फ़ील्ड है इसकी टाइप से मुराद ये है कि जो कुछ फ़ील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें आप टेक्स्ट को टाइप करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये सिनेरियो अभी हमने देखा है। यहाँ पर अगर हमें सर्च करना होगा तो आप कुछ टेक्स्ट के अंदर सर्च करोगे, ठीक है? ऑब्वियसली ये जो इनपुट होगी इसकी टाइप होगी टेक्स्ट टाइप की, ठीक है? तो यहाँ पर हर इनपुट फ़ील्ड के अंदर अभी एक टैग नेम है, इसका ये एट्रिब्यूट है। एट्रिब्यूट में आप टाइप डिफ़ाइन करोगे कि जो यूज़र टाइप करेगा वो किस टाइप का डेटा टाइप करेगा। टेक्स्ट टाइप का करेगा तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉर्म बनाते हो, साइन अप फॉर्म बनाते हो, उसमें बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं, उसमें आपकी जी ऐसी भी फ़ील्ड्स होती हैं जिसमें आप टेक्स्ट एंटर करते हो, ऐसी भी फ़ील्ड्स होती हैं जिसमें आप नंबर एंटर करते हो,
ठीक है। और ऐसी भी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप जी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें आप एंटर कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ये ईमेल के लिए है कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप एंटर करोगे, यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करोगे, हैं ये दोनों इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट यहाँ पर मैं ईमेल दूंगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड जो होगा वो ऑब्वियसली आपको वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। अगर इसकी भी टाइप टेक्स्ट होती, फॉर एग्जाम्पल पियोनियर वालों ने इस फील्ड की टाइप टेक्स्ट यूज़ की होती, तो जिस तरह आप ईमेल लिखते हो तो वो टेक्स्ट आपके पास विजिबल होता है, तो पासवर्ड भी आपका विजिबल होता। तो इसलिए कभी भी इनपुट ऐसी फील्ड्स जिसमें पासवर्ड हो उसका आप टाइप टेक्स्ट नहीं लिखते, उसकी जो रेलिवेंट टाइप है वही रखते हो। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर है तो उसके लिए आप वो यूज़र जो है वो उसमें ऑब्वियसली वो उसमें नंबर ही एंटर कर सके। तो ये सारी जो फॉर्म की फील्ड्स हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट नेम देखें, लास्ट नेम देखें, इसकी अपनी टाइप है। ईमेल एड्रेस इसकी अपनी एक टाइप होगी, ठीक है। और उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ, ये तो आप यहाँ पर वो टाइप डिफाइन करोगे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस, ये बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टकट की है, यूज़फुल शॉर्टकट की है रेफरेंस के लिए, सजेशंस के लिए, हिंट्स के लिए कि भई आप यहाँ पर पासवर्ड भी रख सकते हो। यहाँ पर आप जी कंट्रोल प्लस स्पेस, यहाँ पर आप नंबर भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइल भी रख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। कलर डेट, तो ये वन बाय वन हम देख लेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर जो भी जिस टाइप की इनपुट फील्ड आप डिफाइन करोगे उसी तरह का यहाँ पर आपको वो इनपुट फील्ड यहाँ पर जनरेट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल पहली वाली में मैं टेक्स्ट एंटर कर सकूँगा, दूसरी वाली में जब मैं ये वाला जो इनपुट जिसकी टाइप मैंने पासवर्ड रखी है जब इसमें मैं रखूँगा तो आप देख रहे हो कि वो इनक्रिप्ट हो रहा है, मतलब कि वो शो नहीं हो रहा। तीसरा वाला इसमें मैं टेक्स्ट एंटर कर ही नहीं सकता। अब मैं अपने कीबोर्ड से टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ लेकिन वो एंटर हो नहीं रहा, नंबर एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी टाइप रखी है नंबर, ठीक है। तो ये सारी इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। ये आप यूज़ करते हो जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े। नॉर्मली ये यूज़ होता है, ये जो फील्ड्स हैं ये फॉर्म के टैग के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसको आप कट करके आप अगर फॉर्म का टैग बनाओगे, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप रख दोगे। अब इसको मैंने अगर ब्यूटीफाई करना है, इसको ब्यूटीफाई से मुराद फॉर्मेट करना है तो मैं यहाँ पर इसको इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा, आपका वो सारा कोड फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका कोड फॉर्मेट होना भी चाहिए। तो बताना मैं ये चाह रहा था एक्चुअली कि भई ये जो आपका है ये स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। हेडिंग्स बन रही हैं, सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। यहाँ पर इमेज लगाओगे तो इमेज भी यहाँ पर आपकी वो आ रही होगी। आई गेस इमेज जो पड़ी हुई थी वो यहाँ पर ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने वेब पेज के ऊपर आपने चीज़ें बना दी। अब इनको अगर आपने डेकोरेट करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग है, इसका कलर आ रहा है इस वक़्त जी ब्लैक, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाह रहे हो, फ़ॉन्ट बहुत सा डेकोरेशन। मैंने आपको कल एग्ज़ाम्पल दी थी, आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना लिया, आपने उसकी अगर डेंटिंग पेंटिंग करनी है तो तब आप वो करोगे किसके थ्रू, हमारे सिनेरियो में वेब के सिनेरियो में सीएसएस के थ्रू करोगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये भी दे दूँ, चूँकि अब हमने अभी सीएसएस को सीखना है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये एक लैंग्वेज है, कंप्लीट लैंग्वेज है। और इन माय ओपिनियन सीएसएस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, ठीक है। ये तो नहीं आसान, सिंटैक्स वाइज़ तो इंतहाई सिंपल, अभी मैं आपको बताऊँगा, आपको इसका सिंटैक्स समझ में आ जाएगा। बट ठीक है, जितने इश्यूज़ आपको यहाँ इस लैंग्वेज के अंदर फेस करना पड़ेंगे, ठीक है, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हाँ, आप इसको समझते हो, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है वो और किस तरह इसको यूज़ करते हैं, वो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको फ़र्क बता दूँ, एचटीएमएल के थ्रू क्या चीज़ बनेगी और सीएसएस के थ्रू क्या उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका बनेगा एचटीएमएल के थ्रू, उसमें जो स्टाइलिंग होगी वो आपकी होगी उसके थ्रू, सीएसएस के थ्रू। जी, सैयद ज़ैन अली क्या पूछ रहे हैं? मैनुअली मेंशन करना होगा नोटपैड प्लस उसमें क्योंकि वहाँ कोई एक्सटेंशन ऐड नहीं की हुई। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस पे इज़ नॉट शोइंग इन नोटपैड। हाँ यार, जो नोटपैड प्लस प्लस है ना, अब कोशिश करो कि
आप सबलाइन में ये वाला यूज़ करो ब्रैकेट, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कह लो कि सीखना चाह रहे हो, बल्कि नोटपैड प्लस प्लस बाज़ औक़ात ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आपने कोडिंग खुद करनी है, विदाउट सजेशन, विदाउट हिंट्स आप काम करोगे तो ऑब्वियसली आप सारा कोड खुद लिखोगे। एक जो काम 5 मिनट का है उसमें आपको 10 मिनट तो लगेंगे, लेकिन आप कोड सारा खुद लिखोगे, ठीक है। लेकिन ये जो आईडीईज़ हैं, ठीक है, ये बड़े पावरफुल हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे कोई इसी तरह के ही यूज़ करते हैं। अगर नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ करना है तो उसकी भी अ, उसके जो ऐड ऑन्स हैं, इसके जो एक्सटेंशंस हैं, जो प्लगइन्स वो उसमें ऐड करें, उसको आप यूज़ करें तो ज़्यादा आपका जो काम है जल्दी होता है। वरना ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं ये सबलाइन या ये इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करते हैं, आईडीई या और भी बहुत सारे मौजूद हैं, उसके थ्रू काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट टाइम है वो बड़ा कम लगता है आपका। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा था फ़र्क एक्चुअली, ठीक है? तो ये फ़र्क पता होना आपके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वर्सेस सीएसएस। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ से एक इमेज के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीएमएल सीएस, हाँ, ये देख लो जी, ठीक है? ये फ़र्क है जी एचटीएमएल में, सीएसएस में, या यूँ समझ लें कि ये है जी, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर है इंसान का, ये एचटीएमएल आप इसको कह सकते हो, उसमें जो वो खूबसूरती और जो पेंटिंग-शेंटिंग आप जिसको कह लो, वो आपका है सीएसएस। ये एग्ज़ाम्पल देख लो, ठीक है? सिंपल स्टाइलिंग, ठीक है? स्टाइलिंग जो है वो आप उसके थ्रू करोगे सीएसएस के थ्रू, ठीक है? जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा खड़ा होगा, वो आपका एचटीएमएल के थ्रू होगा। तो आगे देखते हैं, चलें जी। अब इसका सिंटैक्स हम वो देख लेते हैं, सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इसका सिंपल है बड़ा, ठीक है? सिंटैक्स इसका ये है जी, सिंटैक्स है जी कि आप लोग यहाँ पर सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी नेम होगा, कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सिंटैक्स है, नथिंग एल्स। ये याद रख लो तो यूँ समझ लो कि आप क्या हो, आपको सीएसएस आ चुकी है, ठीक है? सीएसएस का सिंटैक्स सिर्फ इतना है कि एक साइड पे होगी प्रॉपर्टी नेम, दरम्यान में कॉलन, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेमीकोलन, ठीक है? ये एक पेयर है, ये एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये है कलर। अब ये जो प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी नेम, ये सारी प्री डिफाइंड होंगी, ठीक है? जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह टैग स्पेसिफिक सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है? तो प्री डिफाइन है, जितने भी एचटीएमएल के टैग्स हैं, हर टैग के लिए एक से ज़्यादा सीएसएस की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ठीक है? तो हर प्रॉपर्टी का अपना एक खास पर्पज़ है, आपको वो एक आपकी जो पेज की स्टाइलिंग के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो कॉलन वैल्यू, वैल्यू में यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होंगे। फॉर एग्जांपल कलर है तो कलर रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। एंड पे सेमीकोलन, ये सिंटैक्स है। अगेन सुन लें, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद ये जो सिंटैक्स है ये कहाँ पर लिखोगे, कैसे लिखोगे, कितने ऑप्शन मौजूद हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं अब वो। फॉर एग्जांपल आप जी पैराग्राफ लिखा आपने, दिस इज अ पैराग्राफ, मैंने एक सिंपल, ये आप इसको क्या कहोगे, ये एक एचटीएमएल का टैग है, उसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, ठीक है? तो सीएसएस का जो कोड आप लिखोगे, उसकी एक लोकेशन क्या है कि आप उसको इनसाइड द ओपनिंग टैग लिखो, ठीक है? अब मैं आपको लोकेशंस बताने जा रहा हूँ, बात ज़हन में रखिएगा, लोकेशंस, ठीक है? कि यहाँ पर इनसाइड द एलिमेंट मैं हर एचटीएमएल के हर एलिमेंट का, एचटीएमएल के हर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, एक एट्रीब्यूट लाज़मी होता है। मतलब जो कुछ एट्रीब्यूट्स लाज़मी होते हैं, जो कि मैंडेटरी होते हैं हर एचटीएमएल के एलिमेंट के, आपसे मैंने पहले भी कहा था। उनमें से एक है जी स्टाइल का, ठीक है? तो चाहे वो पैराग्राफ का एलिमेंट हो, चाहे वो डिव का हो, चाहे आपने इमेज का यूज़ किया है, हेडिंग का, टेबल का, बेशुमार टैग्स मौजूद हैं एचटीएमएल के, ठीक है? तो टैग जो मर्ज़ी आप यूज़ कर रहे हो, आप उसका स्टाइल का एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो। स्टाइल के एट्रीब्यूट से मुराद कि उस टैग की
उस टैग की स्टाइलिंग आप यहाँ पर करोगे, ठीक है? तो स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर आप एक्चुअली सीएसएस का सिंटैक्स लिखोगे। ये अगेन उन बच्चों के लिए जो वेरी फर्स्ट टाइम सीएसएस पे काम कर रहे हैं, तो सीएसएस का जो सिंटैक्स है ना वो आपके सामने है, यही है बस, ये, नथिंग एल्स। हाँ, अब अगली जितनी भी चीज़ हम देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हाँ, इस सिंटैक्स को आप इनसाइड द एलिमेंट रख सकते हो, इसको आप उठा के किसी दूसरी लोकेशन पे, तीसरी लोकेशन पे रख सकते हो। तो आगे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। सिंटैक्स अगर आप उसकी बात करें तो है ये आपके सामने। कितने लोगों को इसका सिंटैक्स याद हो चुका है जी? अगेन ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स समझ लो या प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी नेम्स मौजूद हैं, बेशुमार हैं और वैल्यूज़ भी जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे उससे रेलेवेंट आप वैल्यू रखोगे। कितने लोगों को सीएसएस का जो सिंटैक्स है वो अब याद हो चुका है? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएँ। शाबाश। ठीक है, ठीक है। आपको आ चुका है ज़ाहिर महमूद, हारून बिन आरिफ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भई आपने आज के दिन में एक नई लैंग्वेज का सिंटैक्स सीख लिया है, ठीक है? आज ने आपने एक नई लैंग्वेज का सिंटैक्स सीख लिया, इतनी आसान लैंग्वेज है। एवें लोग कहते हैं जी कि प्रोग्रामिंग मुश्किल है। मुश्किल है जी बताएँ? एक दिन में आप एक सिंटैक्स सीख रहे हो, एक लैंग्वेज का। कल हमने एचटीएमएल का सिंटैक्स देखा, उसमें क्या था कि वो बस आपने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। आज हमने दूसरी लैंग्वेज सीख ली। एक दिन में आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, तो ये तो बड़ा आप तो बहुत कुछ करोगे भी, ठीक है। लेकिन आगे अगली जो लैंग्वेजेस होंगी वो थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो आपकी खैर उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये एचटीएमएल सीएसएस सिंटैक्स वाइज बहुत सिंपल है, लेकिन इनको यूज़ करना, इनमें जो इन ग्रिप हासिल करना, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ में रख लो। मुझे ये बताओ कि आपसे सवाल है उन बच्चों से जिन्होंने जी इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। एचटीएमएल क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? या सीएसएस क्या सीएसएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई एचटीएमएल क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? ज़रा बताएँ, तो मैं तब तक इसका कोड लिखता हूँ सीएसएस का, ठीक है? तो कलर रेड, सॉरी रेड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पैराग्राफ के एट्रीब्यूट में पैराग्राफ के टैग में एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया स्टाइल का। उस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने कोड लिख दिया सीएसएस का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कलर कॉलन, भाई यहाँ पर अगर मैं आपकी इक्वल टू डालूंगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। जिस तरह ये वाला है, तो यहाँ पर आपने जब भी सीएसएस का कोड लिखना है तो ये कॉलन है, ठीक है। तो बताओ भी फिर क्या है एचटीएमएल? नो सर, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो फिर क्या है ये? बताएं जी, जो 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 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ जी, एचटीएमएल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सीएसएस एक आप इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये एक स्टाइलिंग के लिए आप यूज़ करोगे लैंग्वेज, ठीक है। डेकोरेशन के लिए आप इसको यूज़ करोगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो होती हैं जिसमें आप लॉजिक डिफाइन कर सको, जिसमें आप एक्शंस परफॉर्म कर सको। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको वो लैंग्वेजेस सीखते हुए भी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट दूँ। अच्छा जी, ये अब मैंने क्या किया कि इस एचटीएमएल ये जो एलिमेंट है आपका पैराग्राफ का, उसमें मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, ठीक है। और एंड पे मैं इसका रखूँगा सेमीकोलन। तो कंट्रोल एस, इसको मैं अगर करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो पैराग्राफ आ रहा है और उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आप अगर किसी एलिमेंट में एक से ज़्यादा सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अब आप सेमीकोलन के बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, चाहे स्पेस एंटर करें या ना करें। जब सेमीकोलन आ जाएगा तो इट मीन्स कि एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं रखता हूँ 30 पिक्सेल, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं देखूँगा कि वो जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। तो इसको मैं छोटा कर लूँ ताकि आपको साथ में चीज़ नज़र आती रहे। अब जी, अब मैंने क्या किया, अब जी इसका 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है हमने। अब ये थोड़ा-सा रीडेबल होगा आई गेस आपके लिए। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर जी कलर भी चेंज कर दिया, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो मैं रख देता हूँ ग्रीन। अब बैकग्राउंड कलर आपने चेंज कर दिया, सेमीकोलन प्रेस करें। अब अगली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है? अपन बोल्ड कर दी। अब आप क्या कर रहे हो, इसको खूबसूरत बना रहे हो। खैर एक्चुअली वैसे खूबसूरत बन तो नहीं था, लेकिन मैं ऑब्वियसली जो अच्छा डिज़ाइनर होगा वो कलर कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त रखेगा। ठीक है? कलर इसका मैं रेड की बजाय व्हाइट कर दूँगा तो वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है? अब आपने क्या किया, इसको खूबसूरत बना लिया, ठीक है? तो ये सारा काम आपने किया इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। इसको अगर मैं दोबारा विंडो को देखूँगा तो आप देखेंगे कि वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सारी आपने डिफ़ाइन की हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है? तो अगर आप सीएसएस का कोड लिख रहे हो इनसाइड द एलिमेंट, ये आप ज़हन में रख लो, अगर आप सीएसएस का कोड लिख रहे हो इनसाइड द एलिमेंट, तो वो सीएसएस की एक टाइप कहलाएगी, उसको आप कहोगे इनलाइन सीएसएस, ठीक है? अब ये सीएसएस की 3 टाइप्स हैं, ठीक है? सीएसएस की 3 टाइप्स आप नोट कर लो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? इनलाइन सीएसएस का मतलब ये है इन लाइन के लाइन के अंदर इनसाइड द एलिमेंट अगर आप सीएसएस का कोड लिखोगे तो वो इनलाइन कहलाएगी। इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसकी वो दूसरी टाइप होगी। इसकी पोजीशन फिर अगेन चेंज होगी तो तीसरी टाइप आ जाएगी। तो पोजीशन की बेस पे इसकी टाइप्स डिफाइन कर दी गई हैं, ठीक है? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? तो चाहे इनलाइन सीएसएस हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अगेन सिंटैक्स यही है। इसी तरह आप प्रॉपर्टी नेम लिखोगे, इसी तरह उसकी वैल्यू होगी, सेमीकोलन होगा, ठीक है? लेकिन अगर लाइन इनसाइड द एलिमेंट लिखोगे तो इंटर इनलाइन हो जाएगा। अब यही जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ है ना, आप यहाँ पर डिफाइन ना करो, ख़त्म कर दो। इसकी जो दूसरी लोकेशन है, जो दूसरी जगह है जहाँ पर आप ये कोड डिफाइन कर सकते हो सीएसएस का, ठीक है? आप यहाँ पर देखो, मुझे ये बताएँ कि क्या ये रीडेबल है? ये जो कोड है मतलब कि इसको रीड करना आसान है या मुश्किल है? ऑब्वियसली मुश्किल है क्योंकि ये वो फॉर्मेट नहीं है, ठीक है? कोड फॉर्मेट नहीं है। तो आप कभी भी सारी जो सीएसएस है वो इनलाइन नहीं लिखोगे, इनसाइड द एलिमेंट नहीं लिखोगे। आपने कब इनलाइन यूज़ करनी है, कब इंटरनल और कब एक्सटर्नल ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हो कि अगर मैं इनलाइन इनसाइड द एलिमेंट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो रीडेबिलिटी बड़ी कम होती है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, आपका जो दूसरी लोकेशन है वो ये हेड का टैग है, ठीक है? हेड का टैग, हेड के टैग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। उसमें से एक ये है कि आप यहाँ पर एक टैग लिखो स्टाइल का, स्टाइल का टैग मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, स्टाइल लिख के टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पर ये वो लोकेशन है, ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी सीएसएस को लिख सकते हो, ठीक है? तो ये दूसरी जगह है। आप इनसाइड द एलिमेंट ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 पैराग्राफ्स हैं, उसके अलावा जी आपके H1 के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है? और ये भी 5-10 ये वाले हैं। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए ब्यूटीफाई। अब क्या है कि कुछ पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं जो कि जिसके थ्रू पैराग्राफ आप डिस्प्ले करवाओगे और कुछ हेडिंग्स हैं। तो अब मल्टीपल टैग्स हैं, ठीक है? तो अब अगर आपने इनके ऊपर सारे पैराग्राफ के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, सेम स्टाइलिंग से मुराद कि इनका कलर, इनका फ़ॉन्ट साइज़, इनका फ़ॉन्ट फैमिली सेम रखना है, तो बजाय इसके कि आप इनसाइड द एलिमेंट करो, आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद ये है कि हेड के टैग में स्टाइल का टैग डिफाइन करो और स्टाइल के टैग के अंदर आप यहाँ पर कोड लिखो। एक चीज़ मैं इसको फॉर ग्रांटेड रखता हूँ इसके लिए, इसके बाद वो हम देखेंगे सीएसएस सेलेक्टर्स को। आप क्या करोगे, पैराग्राफ अब यहाँ पर बताने जा रहे हो, ठीक है? कि भई स्टाइल के टैग में ये बताने जा रहे हो कि पैराग्राफ जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर चाहे अभी इस सिनेरियो में कितने हैं, 5-6, अगर 50 भी होंगे तो ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये उन 50 पैराग्राफ के लिए होगा, ठीक है? तो पूरे पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं, उनमें क्या करो, उनका जो कलर है वो आप रेड कर दो। उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप वर्टिकल कर दो। कि जो
और हमने क्या किया था जी, इसकी जो फॉन्ट बैकग्राउंड कलर है वो आप रख दो जी इसका ग्रीन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं इस ब्रैकेट के हवाले, जैसे आपकी जो डेवलप, ये सारे नोट करिएगा। और आप लोगों ने जब कोड लिखना है तो आपने इसी तरह ही एक तो है GRO बैकग्राउंड, आप कंप्लीट लिखो। उसके बाद जी ये हाइफन ऐड करो, फिर COLOR कलर, काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा कभी भी आपने नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्टी नेम जो भी है उसमें ये जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, इन लेटर्स में से आप जिस तरह ये बैकग्राउंड कलर है, तो मैं बजाय इसके कि बैकग्राउंड कंप्लीट लिखूंगा BCK, तो उसमें ना वो सजेशन दे रहा है कि ये तमाम वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें BCK आ रहा है, ठीक है। BCK, उसके बाद बैकग्राउंड NDCLR। मैं ना कंप्लीट वर्ड्स लिखने की, सारे लेटर्स लिखने की बजाय कुछ कुछ लेटर्स मैं लिखूंगा, तो वो जितने भी लेटर्स होंगे वो जिस प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे होंगे वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो एक चीज़ इनमें रखना है कि फॉरवर्ड सीक्वेंस आपने वो मेंटेन रखनी है कि बी के बाद ही सी मौजूद है, सी के बाद के है, के बाद एन डी, ठीक है, तो फिर CLR। ऐसा नहीं कि अगर आप एक जी यूज़ कर रहे हो पहले जी लिख लो फिर बी करो, ऐसा नहीं, फॉरवर्ड। तो ये एक बड़ी हिंट है, एक बड़ी टिप आपके लिए। बी, अब मैं क्या करता हूँ, BCL मैं सिर्फ ये लिखूंगा तो बैकग्राउंड कलर वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसको मजीद अगर मैं ये करूंगा तो आप देख सकते हैं कि टॉप पे ये वाली आ रही BCLR, ठीक है। तो BLR नहीं, BCLR, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके पास वो बैकग्राउंड कलर, अगर BCK कर दोगे तो BCK CLR, तो आपके पास वो एक ही प्रॉपर्टी बचेगी कि जिसमें ये सारे इस सीक्वेंस से आ रहे हैं। एंटर करो बैकग्राउंड कलर, उसके बाद ग्रीन या जो भी आपने लिखना है आप वो रख दो, ठीक है। अब क्या है कि ये CSS की प्रॉपर्टीज हैं, अगेन ये आप देख सकते हो सिंटैक्स सेम है, कॉल प्रॉपर्टी नेम कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू सेमी कॉलन, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो सिंटैक्स है ये 100% सेम है उस सिंटैक्स की तरह जो कि हमने अभी देखा है, यहाँ पर देखा था, ठीक है। इनलाइन CSS के सिनेरियो में मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से आप अंडू कर सकते हो। तो ये वही सिंटैक्स है जो कि हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। चलो अब वो याद तो होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा था, तो ये वो बिल्कुल सेम सिनेरियो, सेम आपका प्रॉपर्टीज हैं, तो सिंटैक्स सेम है। लेकिन अब इसको आप क्या कहोगे कि ये इनलाइन CSS है, ये सॉरी इंटरनल CSS है, ये CSS की टाइप चेंज होगी, पोजीशन चेंज हुई तो CSS की टाइप चेंज होगी। इनसाइड द एलिमेंट इनलाइन CSS, इनसाइड द डॉक्यूमेंट, या यूं समझ लें कि इनसाइड द हेड टैग, अगर आप CSS का कोड लिखोगे तो वो होगा इंटरनल CSS। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये हम कल के लेक्चर में देख लेंगे, ये CSS के सिलेक्टर्स हैं एक्चुअली, कि कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब ये मैं बताने चाह रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पे ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाएं, तो मैं लिखूंगा कि तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है कुछ इस तरह की आ रही है, सारे पैराग्राफ्स के ऊपर वो सेम जो स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो भाई ये सारी वो चीज़ थी। अब इसको मज़ीद ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ख़ास तौर पे वो जो पाथ वाला कॉन्सेप्ट है कल के लेक्चर में मज़ीद मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ें और भी। तो कोशिश होगी कि कल जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, आगे हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब आपके ज़िम्मे क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या होगी वो मैं आपको क्लासरूम के अंदर बता दूंगा, ठीक है। एक तो आपने CV डिज़ाइन करके लानी है, CV, ठीक है। आपने HTML CSS को यूज़ करके आपने CV डिज़ाइन करनी है, ठीक है। CV आप डिज़ाइन होगी आपकी टेबल के टैग के थ्रू, ठीक है।
HTML टेबल टैग, तो टेबल टैग के थ्रू आई एम सॉरी, आप टेबल जो है ना वो डिफाइन कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, ठीक है? तो जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है, ठीक है? इसमें ये टेबल डिस्प्ले हो रहा है, टेबल यूज़ कर लो। आपने अपनी सीवी के अंदर क्या मेंशन करना है, अपनी आपने इमेज लगानी है, फ़ोटो, आपने अपनी सीवी के अंदर अपने बारे में कुछ डिटेल में बताना है कि आपका पैशन क्या है, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी स्किल्स को मेंशन करना है, ये सारा कुछ नोट कर लो, ठीक है? अपनी सीवी डिज़ाइन करनी है थ्रू HTML CSS। सीवी में आपने अपना फ़ोटो लगानी है, टाइटल में आप अपना नेम लिखोगे, फ़ोटो लगाओगे, डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में बताओगे और उसके बाद आपने स्किल्स को मेंशन करना है। स्किल्स के लिए आप वो बुलेट्स के अंदर चीज़ें मेंशन कर सकते हो। आपने जी अपनी टीम के बारे में बताना है, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, ठीक है? तो जो चीज़ें एक सीवी के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो उसके लिए जितने भी रेलेवेंट टैग्स होंगे HTML के, आपने उनको यूज़ करना है, ठीक है? तो ये काम आपके ज़िम्मे है जी। आप में से हर बच्चा ये काम करेगा और मुझे आपने उसका जो सोर्स फाइल्स हैं वो आपने अपलोड करनी है क्लासरूम के अंदर। मैं आपको सर्वर सेटअप करना भी बताऊँगा W3 000 वेब होस्ट के ऊपर, जो फ्री सर्वर है आपको वहाँ से मिल सकता है। तो ये हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। आपके ज़िम्मे ये वाला काम, क्वेश्चन है तो पूछ लें वरना लेक्चर एंड करते हैं जी। क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। ठीक होगा जी, अटेंडेंस लगा लिया आप लोगों ने जी? अटेंडेंस वाला कोई रह गया तो वो लगा लो। तो बाकी इसको एंड करते हैं, इसको मज़ीद लाजमी देखिएगा। मैंने आपको 20% बताया, 80% आपने खुद देखना है। तो इस तरह चलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे कम वक़्त के अंदर, ठीक है? हमारा कोर्स बहुत लेंथी है, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सारे लोग काम करोगे। अपना ख़्याल रखिएगा, कल के लेक्चर में मिलते हैं।